Hello dears, a very good morning and this is time to begin. A lot of interest today for 11th standard topic. Let's see, I think this is atomic structure today. और आइए कहानी शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के डिस्कशन की। टेस्ट कैसा गया, क्या गुल खिलाए, कितने नंबर आए? एक मिनट ज़रा मैं देख लूँ क्या क्या किया है आपने। अक्षत जी के मार्क्स तो अच्छे हैं, ललित जी के भी अच्छे हैं, और प्रशांत, शिवांग, सौजात्य नॉट बैड, गणिका जी डिसेंट, और अच्छी बात है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अटेम्प्ट करे हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। ध्यान रखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, आता अवश्य है और है भी आसान। तो अगर आप थ्योरी ढंग से पढ़ लेंगे इसकी तो ये स्कोर करने में बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है। हमारे 3 टेस्ट हैं आज, कल और परसों। इनको बिल्कुल ढंग से करना है, आज के टेस्ट से सीखना है, जहाँ गलती हो गई उसे सुधारना है, फिर कल और फिर परसों देने हैं। तैयार हैं? डाउट्स पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 1 चाहता है कोई? जो सी ऑप्शन है सर वो भी सही आ रहा है। Cathode rays start from cathode and move towards anode. जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड ही तो है ना, कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। हाँ सही है। सिर्फ ऑप्शन में करेक्ट अगर देखेंगे तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट आएगा। अच्छा, ऑप्शन तो फिर पूरा ही पढ़वाओगे तुम मुझसे? तो 1, 2, 4 में तुमने देख लिया है पढ़कर कौन सही है कौन गलत है? मुझसे करवाना चाहते हो? एक्चुअली 1 और 3 आ रहा है सर, बट वो थोड़ा सा मतलब अब्सर्ड लग रहा था क्योंकि ऑप्शन एक ही को सही कर रहा है, मतलब बेटर आई फील सेकंड। फालतू की बात लग रही है मुझे तो। अगर 1 और 3 सही है और 2 और 4 गलत थे तो ऑप्शन 1, 3 और 4 तीनों में 2 आ रहा है, तो ये तो तीनों निकल ही गए, तो खाली 2 ही तो बचेगा। सर एक और चीज थी, मतलब वैसे तो हम समझ गए थे लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल में द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा है और इन्होंने स्टेटमेंट्स लिख दिए। जो भी है ना, देखो ऐसा है कि ये जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, ठीक, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जैसा उन्होंने पूछा, उनकी श्रद्धा वही, वो जाने, उनका काम जाने। सर सेकंड सही है ना, गलत ही तो है सेकंड, एक बार चेक कर लीजिए आप। The characteristics of electrons depend on the material of the electrodes of cathode ray tube. नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन तो बाबू सब में एक जैसे ही होते हैं। कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं से, वो यूरेनियम से निकले, हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे, सबका मालिक एक, देयर इज नो डिफरेंस। हाँ, एनोड रेज फर्क होती है, एनोड रेज आर डिफरेंट, है ना? क्यों? क्योंकि वो जो गैस होती है उसके अंदर वो आयनाइज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ चले जाते हैं, कैथोड रेज बन जाते हैं, और कटाइंस दूसरी तरफ फ्लो कर लगते हैं। जैसे O2 से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो O2 प्लस, N2 से इलेक्ट्रॉन निकल गया N2 प्लस, आर्गन से इलेक्ट्रॉन निकल गया आर्गन प्लस। तो इस तरह के कटाइंस जब ड्रिफ्ट करते हैं एक तरफ, तो देन दैट इज कॉल्ड एनोड रेज। उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है कि आपने गैस कौन सी ली है, क्योंकि कटाइन अलग अलग बनेंगे। इलेक्ट्रॉन तो सब में एक जैसे होते हैं, तो 2 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, then question number 2, 3, The question number 2. 2, आइए 2 देखते हैं। When the Thomson model of atom was correct, then the result of Rutherford's gold foil experiment would have been। खूबसूरत क्वेश्चन है। थॉमसन का जो सत्यानाशी प्लम पुडिंग मॉडल था वो क्या था? वो कहते थे कि गोल मटोल एटम होते हैं, मोटे ताजे, उनमें सब जगह पॉजिटिव चार्ज भरा होता है। जैसे तरबूज है, तरबूज में जहाँ जहाँ उसका वो रेड कलर का जो खाने वाला फ्रूटी पोर्शन होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज है जो सब तरफ फैला हुआ है। और जैसे तरबूज में बीच में बीज लगे होते हैं, तो सीड्स की तरह वो बीच बीच में उसमें इलेक्ट्रॉन टके हुए हैं, ऐसा उन्होंने मान लिया था। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज सब तरफ फैला हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन के आपस के अट्रैक्शन को बैलेंस करके टिका भी सकता, तो दैट वुड हैव बीन पॉसिबल। ठीक, अब अगर ये सच होता तो एटम एक काफ़ी बढ़िया ठोसम ठोस चीज़ होती, और जब हम अल्फा पार्टिकल्स उसके ऊपर दागते
तो जैसे दीवार से टकरा कर लौट आती है बॉल, अगर आपने बॉल दीवार पे मारी और टकरा के लौट आती है, तो अल्फा पार्टिकल्स को भी उससे टकरा कर लौट आना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज है, ठोस ठोस है, सब तरफ स्प्रेड आउट है, अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे, टकराएंगे, रिपेल होंगे, लौट आएंगे। तो हैड थॉमसन्स मॉडल बीन करेक्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स को टकराकर वैसे ही वापस आ जाना चाहिए था, जैसे अगर दीवार पर अगर हम बॉल फेंकते हैं तो वो टकराकर वापस आ जाती है। लेकिन रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स उसमें से ऐसे उस गोल्ड फॉइल के आर पार ऐसे निकल गए जैसे वहां कुछ था ही नहीं। तो वहां से रदरफोर्ड ने कहा कि एटम ये भरा भराया थॉमसन मॉडल की तरह गोल मटोल स्फीयर नहीं है, ये तो लगभग खाली है, दिमाग की तरह जो भी है ना। तो ऐसा कहा उन्होंने। तो ये फर्क है बच्चे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड में। तो अल्फा पार्टिकल्स का आर पार निकल जाना, ये बोलना कि एटम इज मोर और लेस एन एम्प्टी स्पेस, ये थॉमसन का उल्टा था। थॉमसन के हिसाब से तो एकदम बड़े तरबूज की तरह ठसाठस भरा हुआ पॉजिटिव चार्ज से एटम था, ऐसा मानते थे वो। ठीक, सो सर अल्फा पार्टिकल्स को बाउंस बैक होना चाहिए। एक मिनट पढ़ते, डिपेंड करता है कि इन्होंने क्या इंटरप्रेट किया और ऑफर क्या दिया है ना। ऑल द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट डिक्रीज इन स्पीड, न। अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड ओवर वाइड रेंज ऑफ एंगल्स। All alpha particles get bounced by 180 degrees, and alpha particles pass through the gold foil deflected by small angles and with reduced speed. मेरे को तो 3 की फील ज़्यादा आती है। यस सर, वही लग रहा था। हाँ, मेरे को 4 की तो क्यों, कोई सेंस नहीं है ना। वो Space ही नहीं है ना सर। डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, क्यों डिफ्लेक्ट होंगे स्मॉल एंगल से, कोई सेंस नहीं है इसकी। इसका आंसर 3 होना चाहिए, 4 नहीं। जेई ने जो कर रखे गुल खिला रखे वो वही मालिक है, लेकिन इसका आंसर 3 है, 4 नहीं है। बिल्कुल नोट करो, एक बार उनके ओरिजिनल आंसर की से इसको रीचेक करो कि उन्होंने यही दिया था क्या, है ना। इट शुड बी 3 नॉट 4। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें लिखो आंसर 3 होना चाहिए, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7. 7. If the de Broglie wavelength of electron in nth Bohr orbit in a hydrogen atom is equal to so much, then value of n by z is. अच्छा, 1.5 pi a naught, where a naught is the Bohr radius. ठीक है। तो वैसे अगर आपको देखना हो तो एक कंसेप्ट आता है, और वो ये कि अगर आपके पास ये सरकमफरेंस है तो वो अगर इस तरह से चला तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे काट डालेगा एक दूसरे को। तो मतलब द ऑर्बिट शुड क्लोज ऑन इटसेल्फ, मतलब एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी, चौथी, ये बस ऐसे आ जाए, यानी कि 2 पाई आर शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। यानी कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इट शुड बी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन n। इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन nth बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू सो मच, तो लैम्डा डी ब्रॉगली बराबर है किसके, 2 पाई आर अपॉन n के, जो कि दे रखा है 1.5 पाई ए नॉट। सबसे पहले तो इस बदतमीज पाई से निजात मिली हमें। तो देयरफॉर क्या जाएगा, n इज इक्वल टू 2r अपॉन 1.5 ए नॉट, ऐसे आ गया। ये वैसे अच्छा नहीं किया हमने, एक थोड़ा और ढंग से भी इसे कर सकते थे। कैसे, n भी तो z और उस पर डिपेंड करता है, तो एक बार वो फॉर्मूला ढंग से लिखना चाहिए था हमें। r क्या है, r इज इक्वल टू r नॉट इंटू n स्क्वायर बाय z। तो देयरफॉर 2 r नॉट इंटू n स्क्वायर बाय z अपॉन n। a नॉट क्या था, a नॉट इज बोर रेडियस, a नॉट इज r नॉट।
एक ही चीज़ है, सेम है। ओह कहीं कट ना जाए, कटेंगे, कहीं ये ना कटे, कटेगा, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा मेरे पास n/z is equal to 1.5/2 which is 3/4. तो the value of n/z is 3/4 या 0.75 ऐसे आ जाएगी। ठीक है? Any point which I should repeat, explain, enhance? बता दीजिए, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। नो सर। जय हो आपकी। Question number 8. Question number 9. And question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 10. Consider the hypothetical situation where azimuthal quantum number L takes value, L की वैल्यू n-1 तक होती है आमतौर पर। यहां बोला है कि मान लो यदि वो n+1 तक हो गई तो ठीक है, where n is the principal quantum number, then the element with atomic number, अब अलग अलग एटॉमिक नंबर्स की चर्चा है और उनका क्या भविष्य है ये पूछा है। एक बार देख ले ऐसे में होगा क्या। अगर n बराबर 1 है तो l की वैल्यू n+1 यानी 2 तक हो सकती है। l कैन बी 0, l कैन बी 1, l कैन बी 2। तो यानी कि मेरे पास 1s 1p और 1d ऑर्बिटल्स आ जाएंगी। गजब, 1s 1p और 1d। बाकी कोई नियम चेंज नहीं हुआ है, तो इसमें 2, इसमें 6 और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अच्छा, फिर कहा है कि आगे क्या क्या है, देन द एलिमेंट। अच्छा, ये कितनी संख्या मुझे दिख नहीं रही है यहाँ पे। ऑप्शन 1 आपके पास अगर अलग से हो तो 13 हैज हाफ फिल्ड वैलेंस सबशेल। वेल 13 का 6 + 2 8, 8 + 5 होता है 13। हाँ, तो वो 1s2 1p6 1d5। हाँ ठीक ही है, हाफ फिल्ड तो हो ही गया ये जो भी है। वैलेंस सबशेल, क्या 1d वैलेंस है? हाँ, वो सबशेल है। हाँ, हाफ फिल्ड है। हाँ भाई, हाँ ये तो ठीक है। 9 इज द फर्स्ट अल्कली मेटल। ना ना ना, क्या बात कर रहे हो, अल्कली मेटल ये तो चल रहा है। अल्कली मेटल तो होगा कब, जब आप गए n बराबर 2 पे। तो फिर उसके बाद ये हो जाएगा 1s2 1p6 1d10 2s1, ये होगा अल्कली मेटल। तो कितना ये हो गया 19, एटॉमिक नंबर 19 पर आएगा पहला अल्कली मेटल। तो ये तो गलत बात है। 8th इज द फर्स्ट नोबल गैस। अब नोबल गैस को तो भगवान ही मालिक है, लेकिन कम से कम फर्स्ट शेल तो पूरा भरो। फर्स्ट शेल पूरा भरने का मतलब है ये भरोगे आप। तो 18 विल बी द फर्स्ट नोबल गैस, नॉट 8। एंड 6 हैज 2p वैलेंस सबशेल। एटॉमिक नंबर 6, जी नहीं, एटॉमिक नंबर अगर 6 था, 18 तक तो वो फर्स्ट शेल में ही डोल रहा है। 19 के बाद सेकेंड शेल लगेगा। तो ऑप्शन 2, 3 और 4 गलत है, 1 सही है। अच्छा क्वेश्चन है, देखने लायक है। यस आप ठीक है? यस सर। जय हो आपकी। 11 सर 11 में ग्राफ एकदम टची है, एक्स एक्सिस से थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अम्मा यार, अब सर वो टच नहीं होने चाहिए, वो है एसिम्प्टोटिक कायदे में। यस सर। ध्यान रखना, जेई मेन का एनटीए जिस तरह के काम करता है, अगर हम उस तरह से पढ़ाने लग जाएं तो आप हमें रोज पूरा बंदूक भर के कम से कम 6 गोली मारें, है ना। लेकिन बड़े लोग बड़ी बातें, एक अदा है उनकी, 7 खून माफ है उनके, है ना। तो मैं इनका कुछ भी नहीं कर सकता, ये जो उनके कर्म है ये वही है।
लेकिन सच तो ये है, ये ग्राफ असिम्प्टोटिक है, ऐसा जाना चाहिए था। जैसे Yes, sir. इनमें करेक्शन करना मुश्किल नहीं है, पर दिक्कत क्या आती है, अगर हम सब कुछ सही करके दे दें, झाड़ पोंछ के ये सारी गंदगी साफ कर दें, तो आपको आदत तो सफाई की हो जाती है। फिर क्या होता है, जब वायरस आता है तो लोग मरते हैं। क्या आपको पता है कि कोविड में सबसे ज़्यादा कौन मरे? यूरोपियन। क्यों? उनको साफ सफाई का कीड़ा सबसे ज़्यादा था। सबसे कम कौन मरे? पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, जो कि मैक्सिमम गंदगी में तो वो पहले ही रहते थे। तो जब आप खुद ही एक वायरस बन गए हैं तो आपको क्या डर वायरस से? तो मतलब ऐसे रेसिस्ट कमेंट्स नहीं करने चाहिए, लेकिन चलता है। खैर, तो आपको आदत हो जाए तमाशा देखने की, इसलिए हमने उसको जैसा था वैसे रखा हुआ है। तो वहाँ जाकर ना झगड़ा नहीं करना है किसी से। एनटीए से हम लड़ तो सकते नहीं हैं जैसे हैं, तो हम उन्हें कोस सकते हैं, हम कर रहे हैं लगातार। लेकिन उनकी, और जेई मेन का तो एक फंडा आपको बताता हूँ, अगर आपको डाउट आ जाए कि जो स्टेटमेंट है इसमें कुछ गंवारपना आपको लग रहा है, थिंक लाइक द मोस्ट स्टूपिड पर्सन यू कैन। जो सबसे बेवकूफ़ इंसान आपने देखा हो, वो जो थॉट प्रोसेस रखता, आप वो थॉट प्रोसेस कोशिश करिए जनरेट करने की, उस दृष्टि से उस प्रश्न को पढ़िए और फिर उसका आंसर सोचिए, और फिर जो आएगा वो एनटीए की आंसर की से निश्चित मैच कर जाएगा। तो आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि ये कई बार ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो डबल मीनिंग होते हैं, जिनके एक से अधिक अर्थ करे जा सकते हैं, ऊट पटांग होते हैं, तो ऐसे में चलता है, फिर आपको ये कर लेना चाहिए। कौन सा था? 12th। Yes, sir, 12th. The figure that is not a direct manifestation of a quantum nature of atom is quantum nature of atoms। गजब कर दिया आपने। क्वांटम नेचर ऑफ एटम्स का जो अर्थ, मैं सबसे पहले, मैंने ग्राफ देखे नहीं है अभी, देखकर हो सकता है मैं बात बदल लूं। क्यों? क्योंकि एनटीए है, कुछ भी दे सकता है ना। एटम के क्वांटाइज नेचर, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एक अलग मामला था। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज अ प्रूफ ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। क्वांटम नेचर ऑफ एटम से तो मेरा मतलब ये समझ में आता है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर कोई कंटिन्यूस चीज नहीं, उसमें छोटे छोटे एटम नाम के पार्टिकल्स हैं। इतना ही मतलब होता है क्वांटम नेचर ऑफ एटम्स का, जो बहुत बेसिक मतलब है। देखते हैं क्या है। इंटरनल एनर्जी ऑफ एआर और टेम्परेचर के साथ वो बढ़ रही है, ठीक है। तो केटीजी है डायरेक्ट 3/2 केटी, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, डिंग 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 डिंग। अब ये जो था, दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज प्रूफ फॉर क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, नॉट ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ एटम्स एज सच। पर नॉर्मली क्वांटम नेचर ऑफ एटम्स की बात भी नहीं करता है, उन्होंने पूछा इसलिए बात हो रही है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम था कि कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं, सारे के सारे नहीं होते, या कुछ सेलेक्टेड वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब होते हैं। वो भी तभी संभव था जब लाइट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। क्यों? अगर लगातार, जैसे धूप में आपने रखा लोहे को, धीरे 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 गर्म होगा और देर तक रखे रहेंगे और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो स्लोली इट कीप्स ऑन एब्जॉर्बिंग, राइट। जब आप अलग अलग एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन देखते हैं तो ऐसे नहीं होता, होता है तो एक झटके में हो जाता है, नहीं होता है तो कभी नहीं होता। इस वजह से ऐसा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आता है, विच अगेन टेल्स यू कि एक तो एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट है और दूसरे लाइट ट्रेवल्स एज पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, ये भी इससे आएगा, तो मेक सेंस। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो सबसे पहला ही स्यापा था जहाँ से क्वांटम नेचर ऑफ लाइट की चर्चा शुरू हुई थी। तो इन्होंने अपने प्रश्न में क्वांटम नेचर ऑफ एटम लिखा है। मतलब मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि वो पूछना चाह रहे हैं क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। वो एटम शब्द वहाँ पूरी तरह से गलत है, दे आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज द फर्स्ट आइडिया कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए वो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन आता है।
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से तो फाइनली आइंस्टीन ने इस डिबेट को सेटल किया था, प्रूव किया था कि हाँ, लाइट ट्रेवल्स इन पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। और ये जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है ये भी उसी का गाना गाता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है, ये केटीजी का रिजल्ट है, इसका क्वांटम नेचर से कोई लेना देना नहीं है, ना एटम के ना लाइट के, किसी से। तो वन बिकम्स एन ऑब्वियस चॉइस, यस। सच अ क्वेश्चन इज बेस्ट डन बाय एलिमिनेशन बिकॉज द क्वेश्चन स्टेटमेंट अगेन इज, इसमें कमेंट डालेंगे, लिख लो कि पूछा है क्वांटम नेचर ऑफ एटम पर उनकी नियत है क्वांटम नेचर ऑफ लाइट की। क्वेश्चन नंबर 12 गोलमाल लिख लो। आप कंफर्टेबल हैं, संतुष्ट हैं? The celebrated number 13th, 14th, 15th, Yes, sir. 15th. Identify the incorrect statement for the following. ABCD क्या चाहिए? चारों पढ़ लेते हैं. The circular path around the nucleus in which electron moves is proposed as Bohr's orbit. ठीक ही है, हाँ, बोर ने जरूर कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, उसके अलावा भी चीजें कही थी पर ये तो था, ठीक है। एन ऑर्बिटल इज द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इन एन एटम। Yes, यही थोड़ा डाउट लग रहा है। वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन मतलब वेव फंक्शन है वो, उसको वन इलेक्ट्रॉन बोलने की क्या जरूरत थी? एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन हाँ, है। ठीक है, हाँ, वो इस तरह का वेग, अच्छा हाँ, ये भी है, श्रोडिंजर्स इक्वेशन एक्यूरेटली सॉल्व होती है किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए, जिससे ये साई त्रिशूल आता है। ध्यान रखना, ऑर्बिटल की ओरिजिनल डेफिनेशन ये नहीं है, और बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द रीजन इन स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन साई, यस, यहां तक तो ठीक है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यस, बट द प्रॉब्लम इज श्रोडिंजर्स इक्वेशन कैन बी एक्यूरेटली सॉल्व्ड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। यस सर। तो उसको एक्यूरेटली जो सॉल्व किया है वो एक इलेक्ट्रॉन मान कर किया है। ध्यान रखना, ऑर्बिटल कुड हैव बीन मोर कॉम्प्लिकेटेड, यस, बट दैट सोल्यूशन या त्रिशूल जो आप सॉल्व करके जो इक्वेशन निकालते हो उसमें तो वन इलेक्ट्रॉन मान के किया होता है, अदरवाइज वो सॉल्व ही नहीं होगी। सर फिर हो गया सर। ठीक है ना। थर्ड, द एग्जिस्टेंस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यस, बोर का एकमात्र अचीवमेंट ये था कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम में चारों ने एक्सप्लेन कर लिया था। एंड फोर्थ, एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्वांटम नंबर्स n and l ओनली। ना ना ना, बाकी भी तो है ना, 2, यस सर। राइट। अच्छा, एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स? N L M S NLM। सर मैंने कहा 3 कह रहा हूं, मैंने कहा एक इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है। An atomic orbital is characterized by how many quantum numbers? That is 3। It is S 3. तो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। ये 3 है खाली। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग वो जो चौथा स्पिन क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, वो ऑर्बिटल के लिए नहीं है। ठीक है, तो 3 ही होंगे, 4 नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन का सही पता चारों से चलता है, पर ऑर्बिटल 3 से पता लग जाती है। और श्रोडिंजर सॉल्व करके भी 3 ही क्वांटम नंबर आते हैं। कौन सा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, N, L और ML, S नहीं आता उससे। 16th, 17th, 18th, 19th and 20th. 20th, देखिए, if P is the momentum of fastest electron ejected from a metal surface after radiation of light having wavelength lambda, okay, then 1.5 P momentum of photoelectron should be, the wavelength of light should be, एक बात तो पक्की है कि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ कम करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, अगर वेवलेंथ आधी कर दोगे तो क्या फोटोन की एनर्जी डबल हो जाएगी? हाँ। तो
क्या के मैक्स डबल हो जाएगी या डबल से ज़्यादा होगी या डबल से कम होगी? ऐसे कॉमन सेंस से बता सकते हो मुझे? सर उन्होंने वर्क फंक्शन नेग्लेक्ट करने को कहा है। उसको छोड़ दो ना, मैं अपनी बात पूछ रहा हूँ। मत नेग्लेक्ट करो वर्क फंक्शन, रखो वर्क फंक्शन को बकायदा बाइज्जत, है ना। एक बहुत अच्छा कॉमन सेंस या लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन है कि यदि हम इंसिडेंट रेडिएशन कुछ आ रहा है, उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, नहीं उसका क्या, पी इज द मोमेंटम, वो उसका मोमेंटम है, यानी कि कुछ वेलोसिटी होगी, राइट, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी डबल कर दूं तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम क्या डबल हो जाएगा, डबल से ज्यादा होगा या डबल से कम होगा? मैं सिर्फ 3 ऑप्शन दे रहा हूं। कम होगा यस सर, कम होगा वर्क सर फंक्शन मोर देन डबल होगा सर। कितनों को लगता है डबल से कम होगा? कम होगा, वोट पड़े डबल से कम के लिए। और कितनों को लगता है डबल हो जाएगा? किसको नहीं लगता? अच्छा, और कितनों को लगता है डबल से ज्यादा हो जाएगा? डबल से ज्यादा की वोट आए, कम कभी वोटिंग हुई लेकिन। अच्छा चलो इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए वो आपको 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में वो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और प्रॉफिट वगैरह निकलवाया जाता था ना, तो डबल से ज्यादा होगा। है ना। तो वैसे देखिए कि मान लीजिए आपने ये गिलास है, आप गिलास बेचते हैं, मान लीजिए आपने 10 रुपीज़ का ये गिलास खरीदा और आप इसे मान लीजिए 15 रुपीज़ में बेचते हैं, ठीक। अब यदि आप 15 की बजाय से 30 रुपीज़ में बेचने लग जाएंगे तो आपका प्रॉफिट डबल होगा, डबल परसेंटेज प्रॉफिट डबल होगा, डबल से ज़्यादा होगा, डबल से कम होगा? ज़्यादा हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो उतनी ही है भाई, आने वाली एनर्जी कुछ थी ई, अब आपको वर्क फंक्शन की रिश्वत देनी पड़ेगी, वो खर्च है आपका, वो तो उतना ही होगा। अगर और उससे उसके बाद जो बच गया वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में लेके निकल जाएगा। अब आप ये देखिए कि अगर आपने डबल एनर्जी डाल दी तो खर्चा तो इतना ही है जितना था, लेकिन वो मतलब ई में से मान लीजिए कुछ सर्टेन परसेंटेज माइनस हो गया था, अब तो आपने डबल कर दिया तो ई का तो 2e हो गया, पर खर्चा तो उतना ही है ना। तो जो बाहर जा रहा है वो तो डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, इट विल बी मोर देन डबल। यस सर, हाँ सर। अब मैथमेटिक इसको इक्वेशन लिख के मैथमेटिकली कर सकते हैं, ज़्यादा इजी लगेगा आपको, पर मेरा कहना यह है कि यू शुड बी एबल टू जज दैट लॉजिकली ऑल्सो। आपको डायरेक्ट से इससे भी ये फील आ जानी चाहिए। पहली बार हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन जब यूज टू हो जाएंगे तो आपको सोचने की आदत पड़ जाएगी इस तरह से, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है ना। Assume kinetic energy of ejected photoelectron to be very high. अच्छा, in comparison to work function, जान ले लो और देखिए क्या है। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि वो के ई मैक्स जो थी वो है ई इंसिडेंट माइनस वर्क डब्ल्यू नॉट, ठीक है। अब के ई मैक्स इज हाफ एम वी स्क्वायर विच इज एम वी द होल स्क्वायर अपॉन 2m विच इज p स्क्वायर अपॉन 2m। ये इतना है। अब आप चाह रहे हो कि ये डबल नहीं 1.5 टाइम्स हो जाए, तो p इनिशियल का स्क्वायर था, तो 1.5 स्क्वायर p initial square upon 2m. This is equal to energy incident. Energy incident was hc by lambda. ठीक है,
दिस लैम्डा वाज लैम्डा इनिशियल। तो इनिशियली ये एनर्जी इंस्टेंट थी, ये वर्क फंक्शन था और ये मोमेंटम इजेक्टेड था। P को 1.5 टाइम्स किया, पूरे का होल स्क्वायर हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेगा, चेंज होगा नहीं। एंड दिस इज इक्वल टू, अब अरे क्या किया मैंने, हाँ ये अब ठीक है ना, यहाँ थोड़ी सी जगह कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, आप बोलोगे दिस इज HC बाय लैम्डा फाइनल माइनस वर्क फंक्शन W0। डिवाइड कर दीजिए अगर आपको कुछ हटाना है। पता क्या करना था, द वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी, आपको लैम्डा फाइनल पता करना था। अंत नेग्लेक्ट कर देंगे वर्क फंक्शन को, ऑफ कोर्स, है ना। तो आपके पास आ जाएगा 1.5 स्क्वायर, इसको डिवाइड करो, ये है 1 और ये है 2 और कर दो 2/1। दिस इज इक्वल टू लैम्डा इनिशियल एज द रूल। जितने अप्रोक्सीमेशन करने हैं ना फाइनल एक्सप्रेशन के बाद ही करनी चाहिए। यहाँ तो बहुत इजी था, पर कभी कभी क्या इनिशियली अप्रोक्सीमेट करें गड़बड़ हो जाती है ना। इसको उड़ा दो, उन्होंने कहा कि KE जो थी, अगर KE बहुत ज़्यादा है वर्क फंक्शन से तो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी तो और ज़्यादा रही होगी, तो इसके सामने ये उड़ा दो। HC कट गया, तो दिस इज 2.25 इज लैम्डा फाइनल बाय लैम्डा इनिशियल, ऐसा आ जाएगा। तो 2.25 लैम्डा, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। चेक कर लो, ठीक है। ये लैम्डा फाइनल कहीं, एक मिनट, फाइनल लैम्डा शुड बी स्मॉलर ना, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। मैंने कहीं कुछ ऊपर नीचे की गड़बड़ करी है शायद। अच्छा अच्छा सॉरी, ये है ऐसा है। लैम्डा फाइनल इज इतना आ जाएगा 2 यानी कि विच इज 4/9 लैम्डा इनिशियल। यस सर। प्रसन्न हैं आप? इज दिस प्लेन मैथ्स? एनी ट्रबल्स? शुड आई एक्सप्लेन एनी पॉइंट अगेन? नहीं, बढ़ जाओगे? sir, got it. चलिए 21, 22, 23, 24 and 25. 25. The number of incorrect statements about black body from the following is, okay, black bodies क्या करती हैं? They can emit as well as absorb radiations of all possible wavelengths. जो absorb करेगा वो emit भी करेगा, है ना। The emitter absorbs energy in the form of electromagnetic radiation, yes. Frequency distribution of emitted radiation depends on temperature, जी हाँ। मतलब वो जो ग्राफ था ये वाला, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट था, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग ऐसे आते थे, दैट इज करेक्ट। तो फिर एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व पासेस थ्रू अ मैक्सिमम वैल्यू काइंड ऑफ, एंड दैट मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व इज एट हायर फ्रीक्वेंसी एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू दैट एट लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ये ग्राफ का पीक किधर शिफ्ट होगा ये पूछा है। This was I versus nu, right? और नहीं, ये शायद वर्सेस लैम्डा का ग्राफ था, जो भी था। इसमें गलत होता है लैम्डा के साथ है, बट अभी की सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी के साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ये जो ग्राफ मुझे याद है वो लैम्डा के साथ था। तो इसमें जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लैम्डा कम होती जाएगी या फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी।
ठीक है। यस सर। अब सत्य और असत्य क्या है देख लो एक बार। इसमें तो काफी सच्चाइयां ही दिख रही हैं। ए करेक्ट है, हाँ ए तो करेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अब्सॉर्ब या एमिट होते हैं, विच इज फाइन। बी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जी हाँ। कि फ्रीक्वेंसी, एक मिनट, हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड वर्सेस, अगर फ्रीक्वेंसी या लैम्डा देखेंगे तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यस है, बिल्कुल है, क्योंकि लैम्डा ये जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं इसका मतलब कितने पार्टिकल्स ऐसे हैं जो किस फ्रीक्वेंसी पर एमिट हो रहे हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यस वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बदलोगे तो वो बदल जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखता है कि जैसे रेड हॉट आयरन और वाइट हॉट आयरन, अगर लोहे को गर्म करोगे थोड़ा तपाओगे तो लाल हो जाता है, और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो वाइट हॉट आयरन हो जाता है। क्यों? जो लैम्डा वो एमिट कर रहा है वो चेंज हो जाती है अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दो तो यस दैट मैटर्स। At a given temperature, intensity versus frequency curve passes through a maximum value. Lambda passes through maximum, yes. हाँ ठीक है। हाँ तो बोल्ट्जमैन कर्व है, तो चारों ही सही लग रहे हैं मेरे को, तो कुछ गलत लग नहीं रहा है सच। इन्होंने इनकरेक्ट आंसर्स तो 3 दे रखे हैं शायद। जैसे मैंने 4 किया था। इनकरेक्ट, ये तो सारे करेक्ट लग रहे हैं मेरे को तो। At a given सर temperature, ए भी तो करेक्ट ही है, सी एंड डी पर सोच नहीं तो ए और बी तो करेक्ट है ही सही। सी में भी बोल रहे हैं कि मैक्सिमम आता है, हाँ आता है, वो तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में सब में मैक्सिमम आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व्स एट अ हायर फ्रीक्वेंसी देन, एक मिनट, लैम्डा में मैक्सिमम आता है तो फ्रीक्वेंसी में क्या मिनिमम आएगा क्या? एक बात देखो। यस सर, शायद यही होना चाहिए। सर रेसिप्रोकल हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ ठीक बात है। लैम्डा वर्सेस आई में मैक्सिमा आते हैं तो वो ग्राफ ऐसे डिप डिप वाले आ जाएंगे फिर, ठीक है। तो फाइन, दिस इज फॉल्स ना। और मैक्सिमम इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व, ओके, इसका मतलब इंटेंसिटी वर्सेस इसका मैक्सिमम is at a higher frequency at a higher temperature as compared to that at lower temperature. सर ट्रू है शायद। ये ट्रू ही है। क्यों? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। हाँ, ये हाई टेम्परेचर पर ये चोंचदार होता जाता है। लैम्डा का तो कर मुझे याद ही है ना, तो मैं उससे देखता हूँ। तो इट बिकम्स मोर फ्लैट एट लोअर टेम्परेचर, इट बिकम्स मोर पॉइंटेड एट हाई टेम्परेचर। सर तो एक्चुअली जो एनसीईआरटी में जो ग्राफ दिया था, हाँ, उसमें लोअर फ्रीक्वेंसी में पीक बहुत जल्दी अचीव हो जाती है एंड हायर फ्रीक्वेंसी में एट अ लोअर टेम्परेचर वो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? लेटर आ जाती है। अगर कोई एग्जैक्ट ग्राफ है तो फिर तो ग्राफ उस ग्राफ पर ही बेस्ड है, डायरेक्ट अपन उससे। और उन्होंने फ्रीक्वेंसी वर्सेस आई का ग्राफ निकाल रखा है। सर भेज दोगे सर आपको? भेजी तो अच्छा है ना। यू कैन सेंड मी अ स्क्रीनशॉट, तो आप डायरेक्टली उसे देख सकते हैं। In the meantime, can we just look at the next one? We'll come back to this. This is the last one. This is the last. एक मिनट. Then let's sort this out. Huh? I'm yet to receive it. भेज दिया सर। वेवलेंथ ही है उसमें, वेवलेंथ इंटेंसिटी ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी नहीं है ना। चलिए कि फ्रीक्वेंसी को तो उल्टा मान लेंगे अपन। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे ओके टेम्परेचर वो गैसेस जैसा है कि टेम्परेचर बढ़ गया तो वो फ्लैट और ऐसे हो गया, और टेम्परेचर कम था तो वो इस तरह का ग्राफ था। जैसे वो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन आइडियल गैसेस का था, उस टाइप से उन्होंने बोला है। तो एक बार मैं इसको ना थोड़ा सा क्लीन करके एक सुंदर सा एक्सप्लेनेशन सोच के मैं इसको कल बोल दूंगा आपके सामने, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बजाय इसके कि मैं वाचिक चिंतन करूँ और आपको भी उलझाऊँ, है ना। आई प्रेजेंट इट इन अ मोर रिफाइंड वे, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। कल अपना डिस्कशन करेंगे इसे, विल टेक अप दिस क्वेश्चन अगेन, राइट? यस सर। चलो गणिका जी बोलिए।
सर मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिक्कत आ रही थी हाँ। नॉट इन क्वेश्चंस जिसमें मुझे न्यूमेरिकल्स थे हाँ हाँ बट जिसमें थ्योरी ज़्यादा थी। ठीक है तो सर उसके लिए मैं क्या करूँ कि मेरा वो वाला पार्ट बच्चों। थ्योरी सबसे पहले तो आप नोट्स प्रॉपरली लिखे हुए हैं अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स ढंग से। यस सर, लेकिन थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स वाला पार्ट ही ऊपर नीचे। आपको उसको लर्न तो करना पड़ेगा, है ना, और लर्न इट प्रॉपरली वंस। और कोई कुछ और कह रहा है? नहीं, देखो न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस रहती है और थ्योरी में तो थ्योरी रटना ही होता है। थ्योरी को अच्छे से लर्न कर लो। और इसमें एक एडवाइस जरूर दे सकता हूँ कि गो थ्रू एनसीईआरटी ऑल्सो वंस। पूरी नहीं पढ़नी तो उसके अंत में जो समरी लिखी होती है वो समरी को भी एक बार अच्छे से देख लीजिए। एनसीईआरटी इज़ अ वंडरफुल बुक फॉर रिविजन। इट इज़ नॉट अ गुड बुक फॉर लर्निंग फ्रॉम। सीखना चाहते हो तो वो बुरी है, रिवाइज करना चाहते हो तो अच्छी है। कम से कम इस तरह के स्ट्रे पॉइंट्स वगैरह आपको सारे मिल जाएंगे, एक साथ कंपाइल हो जाएंगे और निगाह से गुजर जाएंगे। मगअप द थ्योरी इन अ सेंस, द आइडियाज। Do you want me Yes. to give a separate theory for quantum mechanical model of atom? अगर आप दे सकते हो सर तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वही पार्ट मेरा थोड़ा ज़्यादा वीक है। वैसे तो दे रखा है, अगर नए सिरे से बनाकर देना है तो मैं तत्काल का वचन तो नहीं दे सकता कि मैं आज ही दे दूंगा, फिर क्योंकि वो बैठ के बनानी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। अपने नोट्स मेरे लिखे हुए है नहीं, है ना। तो मे बी इन 2-3 days आई गिव, है ना। अगर आप खुद लिखोगे तो मुझे Yes. भी चाहिए फिर तो। तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो सीक्रेट तो है नहीं, है ना। जिसको देखना हो देख लिया, और क्या। ठीक, ऑल राइट, है ना। एंड होपफुली इट विल हेल्प। उसमें क्या आपको थ्योरी जो लर्न करनी है ना, मैं पूरी, अगर कहीं ग्राफ है कुछ है वो सब मैं लिख के आपको दे दूंगा। ठीक, चलो। और Thank you, कुछ? sir. चलिए, दैट्स इट, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।